अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक के इफ्तार। मैं हूं आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं 6 से लेकर 8 बजे तक रोज़ाना। आज है 7वां रोज़ा और 7वें रोज़े पे हिम्मत भी है, हौसला भी है, अच्छा भी लग रहा है कि गर्मी इतनी होने के बावजूद भी हम रोज़े रख पा रहे हैं और एक्चुअली खुशी से रख पा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन से भी आपको करेंगे आगा, क्रिकेट के बारे में भी करेंगे बात, रेसिपीज़ भी आपके साथ करेंगे शेयर। इसके अलावा जब हमारे उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे तो वालिदैन के हकूक़ और वालिदैन के फ़राइज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप हमें कर सकते हैं कॉल्स और हमारे एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप हासिल कर सकते हैं फैट बर्गर की तरफ से पासेस भी। लेकिन उस सबसे पहले कोई अच्छी सी बात या कोई थॉट या कोई ऐसी चीज़ जो कि ऐसी हो जिसके बारे में सोचा जाए, जवाद हमें बताएंगे। जी जवाद। शुक्रिया आयशा और नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अच्छी बात तो हमें तलाश करना पड़ेगी, लेकिन अच्छी बात तलाश करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसका मुशाहिदा ज़रूर करें। सो फ्रूट, फलों का बॉयकॉट इस वक्त अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड आपको दिखाई देगा और अमलन आज इस बॉयकॉट का दूसरा रोज़ है और इरादा ये है बॉयकॉट करने वालों का कि कल इसको तीसरे रोज़ तक लेकर जाया जाएगा। और इसके पीछे मकसद ये रखा गया है कि अगर हम आप फल ख़रीदने से इनकार करेंगे, उसका बॉयकॉट करेंगे, तो आड़ती फल बेचने वाले उसको कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ऐसा होगा क्या? ये आपका मेरा फल खरीदने वालों का हक है किसी भी चीज़ का बॉयकॉट करना। लेकिन खुसूसन आयशा, मैं आपको बताऊं, अफसोस कब होता है जब मैंने 1 से 2 सरकारी शख्सियात, हुकूमती शख्सियात को ये कहते सुना कि हम भी इस बॉयकॉट की हिमायत करते हैं। सो आपको अंदाज़ा होता है ऐसे मौके पर कि हुकूमत की बेबसी कितनी है, क्योंकि हुकूमत बॉयकॉट नहीं किया करती है। नाजरीन, हुकूमत इस किस्म के बॉयकॉट्स की हिमायत नहीं किया करती है, हुकूमत इक़दामात किया करती है, बॉयकॉट्स ख़त्म कराने के लिए कदम उठाया करती है। बज़ाहिर हुकूमत बेबस हो चुकी है। अब आप अगर इसका जायज़ा लें कि ये फल महंगा क्यों है, सो मिडल मैन हुकूमती इंतज़ामिया में रिश्वत देकर मनमानी कीमतों का उनको फिक्स करवाते हैं, आवाम मजबूर होती है महंगा फल ख़रीदने पे, और वो फल जो कि रमज़ान में आयशा गरीब कम अज़ कम रमज़ान में खाने के लिए उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको दस्तयाब हो। सो आप भी अपने इस बॉयकॉट पर नज़र-ए-सानी करें और हम हुकूमत को भी कहेंगे कि जल्द अज जल्द ऐसे इक़दाम करें कि कम अज़ कम रमज़ानुल करीम में फल बेचने वालों को, फल खाने वालों को फल दस्तयाब हो। अच्छा, एज अवाम एक छोटी सी चीज़ तो हम भी कर सकते हैं, ये हमारी बस में है कि हम रोज़ाना फ्रूट चाट में 12 फ्रूट्स ना ऐड करें, 3 फ्रूट से बना लें। किसी दिन सेब खा लें, किसी दिन केला खा लें, किसी दिन आप आम खा लें। ये एक्चुअली किया जा सकता है। आई नो कि जब तक फ्रूट चाट नहीं होती टेबल पे मज़ा नहीं आता, मगर अगेन जवाद, अगर हम बात करें इंसानी फितरत की, जो कि कुदरत है ये, कि अगर एक चीज़ आपको रोज़ाना मिलती है तो उसकी कदर थोड़ी सी कम हो जाती है। यही सोच लीजिए कि एक हफ्ता हमने खा ली फ्रूट चाट, अब एक एक फ्रूट करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाट नहीं, फ्रूट भी खाया जा सकता है। फ्रूट भी खाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट चाट ही खाएं। आप खा लें चना चाट, खा लें समोसा चाट, और साथ में जो है वो डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स आप खा सकते हैं। तो इसके बारे में एक्चुअली सोचा जा सकता है ना। और मेरा ख्याल है हम लमान, हमारे जो एक इंतहाई खुश जायका खाने बनाने वाले शेफ़ हैं, वो हमें इस ब्रेक के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन भी करना है। हम उन्हें भी कहेंगे कि हमें फ्रूट चाट्स आने वाले दिनों में कुछ ऐसी मजीद मुनफरिद बनाएं जिसमें 10-12 फ्रूट ना हो, कुछ कम से भी काम चल जाए। कम से भी काम चल जाए। कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है आप क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहती हैं। ब्रेक पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दोबारा बता दें कि वालिदैन के हकूक़ पे आज हम बात करेंगे। तो कॉल्स आप लोगों की हमारे साथ होना लाजमी है। ना सिर्फ ये कि हम आपको जवाबात देंगे उलमा के, लेकिन इसके साथ साथ आपको फैट बर्गर के देंगे पासेस भी। और मैं ये भी बताऊँ नाज़रीन, वालिदैन के हम हुकूक का भी तज़किरा करेंगे और वालिदैन के फ़राइज़ का भी। ये इंतहाई अहम है, हम सिर्फ हुकूक की बात नहीं करें। बिल्कुल। इस छोटी सी ब्रेक के बाद और ब्रेक से वापस आने के बाद हम बनवाएंगे शेफ़ लमान मलिक से कोई मज़ेदार सी चीज़ें, तो जल्दी से वापस आ जाइए। जी जनाब, वेलकम बैक टू रौनक के इफ्तार। आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन जो कि है 6 से लेकर 8 बजे तक, और अब टाइम है बहुत सारे लोगों का फेवरेट टाइम कि जब शेफ़ लमान मलिक बनाते हैं कुछ बहुत ही मज़ेदार सी चीज़। तो शेफ़ कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जवाद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनाइए लमान, खैरियत से? बेहतरीन। आज माशाल्लाह पाकिस्तानी कलर थोड़ा सा पहने में, आज थोड़ा पाकिस्तानी टच। और आपको भारा ये कलर बेहतरीन। और मुझे क्यों लग रहा है कि आज आप जो डिश बना रहे हैं उसमें भी आप इसी कलर का इस्तेमाल करें। क्या बात की आपने। ये मेरे ख्याल से कोई प्लानिंग करते हैं, सीक्रेट्स लीक होते जाते हैं। यही मैं सोच रहा हूँ, प्लानिंग हर चीज़ कलर कॉम्बिनेशन पे जा रहे हैं हम लोग। खैर आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची चीज़ी बाइट्स, और हम लोग उसके अंदर स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग बहुत सारी किस्म की कर सकते हैं। आप चाहें तो आप चिकन की भी स्टफिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जिस तरह की स्टफिंग करना चाहें कर सकते हैं। कौन सी स्टफिंग करेंगे? हम करेंगे थोड़ा सा अचारी मसाले वाली। अचारी, अच्छा ये वो वाली मिर्च है जो आप जब बेकरी में जाते हैं तो वो फिर उसके बाद बेसन में भी डिप होती है? नहीं, ये वो वाली थोड़ी सी बस होती हैं। ये वाली थोड़ी अच्छी वाली है। ठीक है, ये मिर्चें थोड़ी महंगी वाली हैं तो ये अच्छी वाली हैं। महंगी वाली मजाक कर रहा हूँ। हम लोग जो मिर्चें यूज़ करेंगे उसके अंदर हम यूज़ करेंगे जर्मन चिली। अगर आपको नजर आ रही होगी लंबे साइज में है, और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। प्लस आप इसको साइड से काट लेंगे और इसको डीसीड कर लेंगे, सारे इसके बीज निकाल लेंगे। इस तरह से दिखाइएगा ताकि मैंने इसके सारे बीज निकाले हुए हैं। ठीक है, इस तरह से इसको डीसीड किया हुआ है और दूसरी साइड से नहीं किया हुआ ताकि सही से बिल्कुल डीसीड किया हुआ है, और प्रॉपर तरीके से इसके एक स्लाइस करके। ठीक है। स्लाइस लगाते वक्त ख्याल ये रखिएगा कि जब आप स्लाइस लगा रहे हो तो आपका स्लाइस जो है मिर्च को बिल्कुल एंड तक ना आए, थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से स्टफिंग करके इसको हम क्लोज कर सकें। और ऊपर का भी यही हिसाब करना है। परफेक्ट। और फिलिंग हम किन किन चीज़ों से करेंगे? फिलिंग हम किन किन चीज़ों की करेंगे बता दें चलो। हम लोग यूज़ करेंगे मोज़रेला चीज़। आप अगर चाहें तो मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास है खटाई पाउडर, थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाएंगे इसको। क्रश रेड चिली, हमारे पास कसूर की मेथी है। हमारे पास सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट ये हमारे प्रेप शेफ अनवर ने खुद बनाई है घर पे। इसको इसका नाम है अचारी मसाला। अचारी मसाला, बिल्कुल जी। और हमारे पास है जीरा, भुना हुआ जीरा है हमारे पास। हमारे पास थोड़ा सा गरम मसाला भी है, हल्दी और लेमन जूस है। ठीक है, इससे पहले कि आप रेसिपी बनाना स्टार्ट करें, हम आपको बता दें कि आप हमें कर सकती हैं कॉल्स और हमारे आसान से सवाल का आसान सा जवाब देकर हासिल कर सकती हैं फैट बर्गर की तरफ से पासेस भी। और हम वैसे मुझे पास मिल सकता है वाला? आपको पास बिल्कुल मिल सकता है अगर आप हमारे एक सवाल पास का जवाब पर नाजरीन को आयशा ने बताया 2 लोग जा सकते हैं। अच्छा, तो मेरे 2 लोग जा सकते हैं। आपको जब पास मिलेगा तो आप यकीनन साथ मुझे लेके जाएंगे। आप साथ चल सकते हैं मेरे। और अगर एक पास मुझे मिले तो मैं आपको साथ ले जाऊंगा। चलें। अच्छा, एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ से सीधी जाती हूँ घर और ये दोनों निकल पड़ेंगे खाने पीने। आप अफ्तार करें और फिर हम लोग चलते हैं, फिर साथ चलते। बिल्कुल जी। इसी वजह से मैं आपको पास नहीं दे रही, पता है आपको। चले जी, अब हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। जी। हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, कद्दूकश की हुई है। इसको प्रॉपर तरीके से हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून खटाई पाउडर, हल्दी ऐड करेंगे थोड़ी सी। हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला थोड़ा सा। सही। हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। ठीक है। भुना हुआ, पिसा हुआ, कुटा हुआ, नॉट पिसा हुआ मतलब कुटा हुआ। भुना हुआ, पिसा हुआ, कुटा हुआ, भुना हुआ या कुटा हुआ एक्चुअली। हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। ठीक है। 1/2 टेबल स्पून अचारी मसाला, 1/2 टेबल स्पून थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। ठीक है। सॉल्ट ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, नींबू का रस, और इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड कोरिएंडर। ठीक है। साथ में हमारे साथ शगुफ्ता भी है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपकी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक शगुफ्ता, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सवाल का जवाब देना चाहेंगी, फरमाइश करना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी? ये मैं पूछ रही हूँ कि आप अगर चिकन के पकोड़े बता देंगे कैसे बनते हैं तो। ठीक है, चिकन के पकोड़े शेफ लमान आपके लिए बना के दिखा देंगे। इसके अलावा कोई फरमाइश? अभी बता देते हैं आपको, मसला ही नहीं है। उसके अलावा और मुझे कोई गिफ्ट दें। आप दे रहे हैं ना? आ रही है तो उसके लिए हम आपको फैट बर्गर के पासेस दे रहे हैं अगर आप हमारे आसान से सवाल का जवाब दें तो। जी। अच्छा, अब मसला ये है कि फैट बर्गर की अगर लाहौर में ब्रांच होती तो हम आपको ज़रूर दे सकते थे, लेकिन बाकी गिफ्ट्स के लिए हम आपको अपनी कंसिडरेशन में रखेंगे और फिर जब आप हमें दोबारा कॉल करेंगे तो हम कर लेंगे आसान से सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एंड चिकन पकौड़े अब आप बनाएंगे इनके लिए, है ना? चिकन पकौड़े बनाएंगे। ठीक है, चिकन पकौड़े बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने जो हम इसमें डीप फ्राई करेंगे तो हमने जो ऑयल यूज़ किया है वो है डालडा, हमेशा की तरह डालडा कुकिंग अच्छा ऑयल जी, में हम बना स्टफिंग करेंगे इसके अंदर हम लोग। अब ठीक है। स्टफिंग के लिए आपने मिर्चों को पहले इस तरीके से प्रॉपर तरीके से खोल लिया, फिर आप उसकी स्टफिंग करेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ ये सोच रही थी जवाद, अगर आप कभी स्टफिंग करेंगे कैसे करेंगे? तो जवाद आदि गिरा देंगे। स्टफिंग तो कर सकता हूँ इन मिर्चों को खा के, इसके अलावा स्टफिंग मुझे नहीं आती। ओके, चलिए जी, यहाँ पे हो रही है जब तक स्टफिंग। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे स्टफिंग हो चुकी होगी, उसके बाद शायद इसकी कोटिंग ऐसा कुछ हो रहा होगा, देखेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जल्दी से वापस आ जाइए।
रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब लमान, आज लमान मुझे बताइएगा हमारे डिश का नाम स्टफ्ड चीज़ी मिर्ची बाइट्स, चीज़ी मिर्ची बाइट्स, राइट? मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ, इसका नाम है चीज़ी मिर्ची बाइट्स। चीज़ी मिर्ची बाइट्स। अब मिर्ची बाइट्स तो लोग लेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, तो इसका जब हम कह रहे हैं चीज़ी मिर्ची, मुझे भी कंफ्यूज हो गया, पता है आपको, मैं भी इसका बोलने लगा था। चीज़ी मिर्ची बाइट्स, ये नाज़रीन आज एक तरफ लमान बना रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार, डॉन के हेड ऑफ स्पोर्ट्स हैं, और इनसे हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिसका आज तीसरा मैच श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जा रहा है, उस बारे में बात करेंगे। और अगर आपको अब तक अंदाज़ा नहीं हुआ तो आप ये जान रखिए कि कल यानी इतवार के रोज़ ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बामुकाबला भारत, दो रिवायती हरीफ। अब्दुल गफ्फार कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक था जवाब। आज के मैच से आगाज़ किया जाए। बिल्कुल, लेकिन दिमाग में और ख्यालात में और दिल पर तो इंडिया पाकिस्तान छाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पाक इंडिया, उसकी जानिब भी आते हैं। सो आज के मैच में तो यकीनन साउथ अफ्रीका फेवरेट है। देखिए, ग्रुप बी का आगाज़ हुआ है आज और वेन्यू डिफरेंट है। पाकिस्तान के जो ग्रुप के मैचेस है बर्मिंघम में और कार्डिफ में है, और यहाँ पर जो है ओवल पर पहला मैच हुआ जहाँ पे इंग्लैंड की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 150 रन पर आउट हुई थी एक हफ्ते पहले। तो लग ही रहा था कि ये विकेट शायद ज़्यादा बैट्समैनों को सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन हाशिम आमला रन स्कोरिंग मशीन, उन्होंने 25th ODI 100 मोस्ट बाय यानी साउथ अफ्रीकन उन्होंने स्कोर किया। और इस पर साउथ अफ्रीका 275 के लगभग है और 3 से 4 ओवर बाकी हैं, तो वही 300 रन की जानिब वो बढ़ रहे हैं। और लेकिन मेरा ख्याल है कि श्रीलंका के टीम को आप इस टूर्नामेंट में अंडरडॉग कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास एंजेलो मैथ्यूस नहीं खेले आज। एंजेलो मैथ्यूस उनके कप्तान हैं, एक मैच विनर है, चाहे स्पेशली बैटिंग के अंदर लेट ऑर्डर में फ्लरिश करते हैं, मैच को फिनिश करना जानते हैं। उनकी कमी बहुत महसूस होगी आज के मैच में स्पेशली। लेकिन उपल थरंगा और एक ऐसे प्लेयर हैं उनके पास ओपनर जो आज कप्तानी भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो 3 से 4 उनकी ODI 100 ऑलरेडी इंग्लैंड में मौजूद हैं। सनत जयसूर्या के साथ वो ऐसा उनके आखिरी जो एक अच्छा दौर था श्रीलंका का, वो उनके साथ ओपनिंग पार्टनर बड़ी पार्टनरशिप इंग्लैंड के अंदर कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका को एज ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है प्रेडिक्टेबल है जवाब, क्योंकि फास्ट बॉलर हैं सारे। और श्रीलंका ने अब तक क्या किया? मलिंगा की वापसी कैसी रही? मलिंगा की वापसी ये वो एक वाहिद फैक्टर है जिसकी वजह से मैं श्रीलंका को कभी भी एटलीस्ट वो आज का मैच हार भी अगर जाते हैं तो मैं उन्हें कभी भी राइट ऑफ नहीं करूंगा, क्योंकि मलिंगा इज अ चैंपियन बॉलर। मतलब वो ऐसा बॉलर है, ऐसा प्लेयर है जो तनहा मैच का नक्शा बदल देता है। 4 गेंदों पे 4 आउट साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही वो कर चुके हैं वर्ल्ड कप में। और साउथ अफ्रीका आपकी बात करती है, लेकिन स्टटर करने के लिए मशहूर भी हैं, लेकिन वो सीरीज के इतने आगाज में स्टटर नहीं करते। एग्जैक्टली, वो अभी नहीं करेंगे। और आई होप कि जो साउथ अफ्रीकन फैन है बहुत सारे, जो हमारे पाकिस्तान में भी उनको बड़ा फॉलो करते हैं, सिंपैथी उनके साथ आ गई कि यार ये लोग बेचारे कभी जीत नहीं पाते। एक वो चौकर्स का टैग में साउथ अफ्रीका सुन रहा होगा तो वो बुरा भला गएगा मैं, लेकिन वो उनके साथ अब एसोसिएट है। तो अभी वो हमेशा बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं। जैसे आज माइकल वॉन का भी मैं ट्वीट पढ़ा था, उसको पैट सैमकॉक्स ने भी एंडोर्स किया कि साउथ अफ्रीका सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट लग रहा है। लेकिन जब आज आई थिंक ये पहली दफ़ा नहीं है, वो हर ICC इवेंट से पहले फर्म फेवरेट्स होते हैं। ये भी तो फैक्ट है, टॉप 2 आपके ODI बॉलर्स साउथ अफ्रीकन साइड पे, टॉप 4 ODI बल्लेबाज साउथ अफ्रीकन साइड पे। अभी आपने, और श्रीलंका की अगर आप बात करते हैं, आप 5-0 से हरा कर आए हैं उनको साल के आगाज पर। सो ऑड्स तो सारे इस वक्त साउथ अफ्रीका के हक में ही हैं, मानना पड़ेगा। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका चूंकि अगर आप देखें ना तो वेल बैलेंस्ड, उनके पास हाशिम आमला नंबर 1 बैट्समैन, और फिर उसके बाद उनके पास मिडल ऑर्डर में आई थिंक AB डिविलियर्स का नाम ही काफ़ी है कि वो क्या कर सकते हैं। मतलब ही कैन डू वंडर्स। वो अगर आपने 350 कर दिए तो वो 350 तक ले जाएगा आपको। वो अगर आपने 400 रन खा लिए हैं साउथ अफ्रीका ने, तो वो 400 तक जाने वाली टीम है कि वो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 435 चेस किए थे। मतलब वो उनके नज़दीक कोई चीज़ अनथिंकेबल नहीं है। बट अगेन ICC चैंपियंस ट्रॉफी में वो क्या करते हैं ये आप और मैं तो क्या वो खुद भी जवाब नहीं दे पाते कि उनको हो क्या जाता है। लेट्स होप कि इस दफ़ा वो कुछ ये टैग से दूर जाएँ और कुछ अच्छा करें। हम अब अब्दुल गफ्फार हम जरा लमान के पास चलते हैं। बिल्कुल, चीज़ी चिली बाइट्स, ये हमारे लिए कर रहे हैं यहाँ पे अच्छा, और हमारी इफ्तारी का जो है वो सामान कर रहे हैं रेडी। जी लमान, क्या क्या किया हम लोगों ने अभी इसके हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक बैटर बनाया हुआ है। बैटर 2 किस्म के होते हैं, एक आपका होता है वेट बैटर, एक आपका होता है ड्राई बैटर। सही है। जो आपका वेट बैटर होता है वो मैदा और पानी से भी बन सकता है, मैदा और अंडे से भी बन सकता है, कॉर्नफ्लोर अंडे से भी बन सकता है, बहुत सारे तरीकेकार होते हैं। जो हमने बनाया है वो बनाया है मैदा और अंडा। ठीक है, सही है, मिक्स किया, 2 अंडे यूज किए मैंने, और मैंने अराउंड 100 ग्राम मैदा इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लिया। विस्क करने के बाद मैंने इसके अंदर डिप किया है, और डिप करने के बाद हम लोग थोड़ा मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा गाढ़ा ये बैटर बना रहे हैं, सो दैट शायद उस पे ब्रेड क्रम स्टिक करें। बिल्कुल जी, आप ये कीजिए। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आपको भी मुबारक मोहम्मद अजीम साहब, कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जी अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना था और शेफ से भी सवाल करना था। बिल्कुल, आप शेफ से सवाल कीजिए। जी बेसिकली मुझे भी बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक है, तो बेसिकली ये जो दही बड़े बनाते हैं तो ये होता है कि उसके अंदर गुठली रह जाती है, तो उसका कुछ मुझे बता दें कि मतलब क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। सही है, दही बड़े फ्राई करते हुए, दही बड़े फ्राई करते हुए या दही के अंदर गुठली रह जाती है? जी बस वो फ्राई करके जब मतलब पानी में सोक करते हैं तो उसके बाद जब दही में डालते हैं तो मतलब जब खाते हैं तो अंदर गुठली। सही, बड़े के अंदर गुठली क्यों रहती है वो भी आपको शेफ लमान अभी बताते हैं। और मैं सवाल आपसे पूछ लेती हूँ जब तक, आप ये बताइए कि कुरान मजीद के अकॉर्डिंगली सबसे बेहतरीन रात कौन सी है? जी शब-ए कदर 27वीं रमजान की रात जो है। ठीक है, आपका जवाब ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और शेफ लमान आपको अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी शेफ, जी हम लोगों ने, मैं बता देता हूँ अभी, हम लोगों ने ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करी और अब इसको हम डालडा ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। सही है, डालडा कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करें, गोल्डन ब्राउन हो रहा है। माश की दाल की बनाएं या बेसन की बनाएं, उसके अंदर गुठली अगर रह गई तो सही से पका नहीं है। दो बातें होती हैं, एक बात ये होती है कि आपने सही तरह उसको ग्राइंड नहीं किया, जब आप उसको आप प्रॉपर तरीके से ग्राइंड करें, और जिस तरह आपने कहा कि सही से पका नहीं है, ये बातें हो सकती हैं। और अगर दही में गुठली रह जाती है, जैसे मैंने अमूमन जो मार्केट में आप खाते हैं, मार्केट के दही बड़े जो खा रहे होते हैं उसके अंदर अरारोट मिला हुआ होता है, तो अगर तो वो मिला हुआ है, वो लोग चूंकि मशीन से ग्राइंड कर रहे होते हैं, आपको नजर नहीं आएगा। अगर आप लोग घर में एग्जैक्टली उसको बनाने की कोशिश करेंगे अरारोट मिला के, तो फिर तो चलें जी, ये सवाल का जवाब मिल गया है। जी जवाद, क्रिकेट का क्या? जी हाँ, और आयशा हमने नाज़रीन को बताया कल नाज़रीन पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया। सो अब्दुल गफ्फार, हमें क्विकली ब्रेक पे जाने से पहले बता दें, अब तो पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। 12 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है। मिकी आर्थर जो साबिक यूनिवर्सिटी के कोच भी हैं, उनका ट्रेडिशनल स्टाइल रहा है कि वो हमेशा एक बड़े मैच से पहले एक जो अगली टीम के कैंप में बजाय इसके सस्पेंस रहे तो वो अपने कार्ड शो कर देते हैं, और यही उन्होंने किया कि आज उन्होंने 12 रुकनी टीम अनाउंस कर दी। जुनैद खान को उन्होंने एक्सक्लूड किया है, जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी, मुझे खुद भी उस पर हैरत इसलिए है कि जब आप एक बड़े इवेंट में जब आप खेलते हैं एक बड़ी टीम के खिलाफ, तो कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आपको मैच विनिंग जो मटेरियल है ना उसको देखना चाहिए। जुनैद खान और आमिर ने जब ऑस्ट्रेलिया में भी इनिंग का आगाज़ किया था बॉलिंग का, तो उन्होंने वार्नर, फ्रेंच और स्मिथ जैसे खिलाड़ियों को भी जो है वो पकड़े रखा। तो यहाँ पर इंडिया की जो बैटिंग लाइन है जवाब तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने उनको एक दफ़ा की बैटिंग आती है, आपने उनको 10 ओवर में 50 रन करने दे दिए, तो उसके बाद आप उनको नहीं पकड़ सकते। कल भी हमने ये बात की थी, आपको मैच विनिंग बॉलर चाहिए थे जो स्ट्राइक करें। आई डाउट के जुनैद और आमिर के अलावा हम क्या कम्बिनेशन। अगर आप इस जैसे कहते हैं ना होल्ड दिस थॉट, यहाँ पर हम एक मुख्तसर ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं और रौनक इफ्तार का सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ पे लमान बना रहे हैं मज़ेदार सी चिली बाइट स्टफ्ड चिली चीज़ बाइट्स, और साथ में हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की भी कर रहे हैं बात। लमान की रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। लमान कैसे हमारी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। हमने इसको डीप फ्राई किया, डीप फ्राई करने के बाद हमने निकाल लिया। अच्छा, जब आप तेल में डालें तो कोशिश करें कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो, तेल की जो गर्माइश हो वो इतनी हो कि आपकी चिकन, आपकी जो हरी मिर्च हो जाती डायरेक्ट ब्राउन ना हो जाए, नहीं तो अंदर की चीज़ जो है थोड़ी सी मेल्ट नहीं होगी, मज़ा नहीं आएगा, और ज़्यादा जल्दी कलर आ जाएगा तो फिर कच्ची भी रह सकती है, अंदर कच्ची भी रह सकती है। ठीक है, इसको यहाँ पे केचप रख दिया लमान ने, हमने इसको अब सर्व करनी है, इसको 1/2 करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आप इसको कीजिए सर्व। निम्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। निम्रा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको तमाम अहले मुसलमान को सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। फर्स्ट टाइम इस शो में कॉल की, मुझे आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिसेंट सा है, बहुत अच्छा सा। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी अभी जो आप मिर्चें बना रहे हैं बहुत अच्छे बना रहे हैं। मैं भी बनाती हूँ, मैं भी ट्राई करती हूँ, जिसमें अंदर आलू जो है ना वो आलू की फिलिंग करके मैं बनाती होती हूँ, बहुत अच्छी होती है। मैं इस बार ये भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और मुझे क्वेश्चन का आंसर भी देना था। बिल्कुल दीजिए, मैं आपके लिए सवाल रिपीट करूँ? जी बिल्कुल। ठीक है, ये बताइए कि कुरान मजीद के अकॉर्डिंगली सबसे बेहतरीन रात कौन सी है? शब-ए कदर, 27वीं शब जिसे कहा जाता है, शब-ए कदर। ठीक है मैडम, आपका आंसर हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपका आंसर सही हुआ तो शो के एंड में हम बताएंगे कि पैट बर्गर के पास जाएंगे आपको 2 लोगों के लिए। आपको बताऊं जवाब में, मेरी जो पैदाइश, अगर इस्लामिक कैलेंडर से मेरी बर्थडे देखी जाए तो मेरी बर्थडे जो है 27 रमजान को आती है। माशाल्लाह, यस सर, माशाल्लाह, क्या बाबरकत रात। ये भी बताएं हमें लमान कि मेरे सवाल पे हंसना मना है एक तो
जी ठीक है। इन मिर्चों में कड़वाहट रिवायती मिर्चों की है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसा कि वर्ड यूज़ किया जर्मन मिर्च जो है बेसिकली, इसके अंदर आपने बीज भी निकाल ली, इसके अंदर इसका कोई सेल्फ कोई खास फ्लेवर नहीं है, सिर्फ हरी मिर्चों का एक फ्लेवर है। ओके, तो यानी कि कोई कड़वाहट नहीं होगी, ये शेफ लमान की है गारंटी। और ये रेसिपी हो चुकी है पूरी। लमान, दिस इज रेडी राइट? बिल्कुल जी, रेडी हो चुकी है जनाब। जल्दी से बस हम इसको कर देंगे अब यहाँ पे सर्व। और सिर्फ टमाटर इन्होंने काटा है, टमाटर को एज इट इज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे प्लेस। और ये मिर्चें हो चुकी हैं बिल्कुल तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेसिपी बनाने का। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा कैसी बनी। और आपसे मुलाकात होगी कल एक नई अफ्तारी के साथ, है ना? ठीक है जी। जी जी जवाब। जी हाँ। और आयशा, मेरा तो दिल नहीं भर रहा है बार बार तस्करा करके कि कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है नाजरीन, वो भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो अब्दुल गफ्फार, सियासी हवालों से भी ये मैच बहुत अहम हो गया है। हमारे दोनों ममालिक के ताल्लुकात जिस जगह के ऊपर हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली कल पाकिस्तान किस खिलाड़ी पर आपके ख्याल में रिलाई ज़्यादा कर रहा होगा, और इंडिया का शाइनिंग स्टार कल कौन हो सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस हैं इसमें एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है। पाकिस्तान ने जब तक चैंपियंस ट्रॉफी के तीनों मैचेस खेले हैं, जिनमें से 2 पाकिस्तान ने जीते हैं। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और भारत का कल मैच जहां एजबेस्टन के ग्राउंड पर बर्मिंघम में, पाकिस्तान ने यहां पर भारत को इसी ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी में हराया हुआ है। ओके। शुएब मलिक वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। उन्होंने तीनों मैचेस खेले हुए हैं पाकिस्तान की जानिब से। जो तीनों मैच 2 मैच पाकिस्तान जीता चैंपियंस ट्रॉफी में, शुएब मलिक उसमें एक में 80 रन करके हीरो भी रहे हैं। तो शुएब मलिक का जो फैक्टर है मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मिडल ऑर्डर में वो ऐसे प्लेयर हैं जो ना सिर्फ इनिंग को पेस करते हैं बल्कि इनिंग को साथ लेकर एंड तक ले जाकर इसको एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। यानी हम उम्मीद अच्छी रख सकते हैं। और शुएब मलिक आई थिंक भारतीय उनको शायद ज़्यादा पत्नी पसंद करते नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल में वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। और पाकिस्तान को जो जवाब पेस बॉलिंग अटैक है, कुछ अरसे से हम इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे, लेकिन ट्रेडिशनली हमें बड़ा डोमिनेट किया इंडिया की बैटिंग ऑर्डर पर अपने फास्ट बॉलिंग से। आई थिंक वहाब रियाद एक ऐसे बॉलर हैं जो बहुत अरसे से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन बात होती है पोटेंशियल की। आप में पोटेंशियल कितना है? वहाब में वो पोटेंशियल है कि एक मैच विनिंग स्पेल प्रोड्यूस कर दें, 2 विकेटें बैक टू बैक ले लें, लाइक उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में जो, हालांकि वो मैच हम नहीं जीत सके थे, लेकिन आपको याद होगा युवराज सिंह को क्लीन बोल्ड किया, वहीं से उन्होंने फिर एक क्लैप्स इंडिया का पूरा शुरू हुआ। तो वहाब और शुएब मलिक ऐसे बॉलर हैं, ऐसे बैट्समैन है जो खिलाड़ी जिनको ऐसे खिलाड़ी जिन पर रिलाई कर सकते हैं। टू कंक्लूड इट, क्रिटिक्स सब क्या कह रहे हैं? कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में फेवरेट है कौन? खुशियां मनाएं, दुख मनाएं, कल क्या सबसे पहले दुआ करें कि बारिश ना हो, क्योंकि कल आपने देखा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बारिश हुई, फोरकास्ट तो है। फोरकास्ट है। आज जो हमें रीसेंट फुटेज वहाँ से मौसूल हुए उसमें भारत बर्मिंघम में जो है वो धूप निकली हुई है। और तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक दिन पहले अगर कंडीशंस एटलीस्ट क्लियर हैं तो ग्राउंड्समैन को वो प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको पता है कि अगर एक दिन पहले बारिश हो जाए, वेट आउटफील्ड हो, तो आपको तो सुबह आते ही जो है मुसीबत पड़ जाती है कि आपको पता ना इंग्लैंड के वेदर के बारे में कोई कैसे आपको पता है कि लंदन में एक आदमी वहाँ किताब लोगों को हाथ में लेके फिरने का बड़ा शौक है और एक छतरी। कभी भी बारिश होगी तो आपने लंदन में जो है या इंग्लैंड में जो है आपने अपने आप को बचाना है। लेकिन मेरे ख्याल में जो वेदर कंडीशन फोरकास्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस यही होगा कि हमारी टीम खुद रन्स पहले अच्छे करे और फिर अपनी जो स्ट्रेंथ है बॉलिंग उसके ज़रिए मैच जीतने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच में क्या होता है ये कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो कूल काम रहे, मैच को फोकस करे, प्रेशर ना ले अपने ऊपर, और ये सोच के जाए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ अच्छा है। और आखिरी बात वर्ल्ड कप, और आखिरी बात के जैसे सरफराज अहमद ने कहा, बात तो सच है मगर बात है कुछ उल्टी तरफ कह सकते हैं कि चूंकि हम 8वें नंबर पर हैं, वनडे रैंकिंग में हम बमुश्किल इस चैंपियंस ट्रॉफी में एंटर हुए हैं सबसे आखिरी नंबर की टीम के तौर पे। 2 पॉइंट्स का फर्क था तो वेस्ट इंडीज़ बाहर हुई और हम इन हो गए, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए। हम चूँकि छोटी टीम की हैसियत से जा रहे हैं, लेकिन अपनी कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए, प्रेशर इसलिए लेना चाहिए, भारत की टीम बड़ी टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है, अगर वो हारते हैं तो उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हमें इस मैच पर रिलैक्स करके उन पर प्रेशर डाल देना चाहिए कि वो प्रेशर लें बड़ी टीम होने का, और हम सिर्फ प्योर क्रिकेटिंग टर्म्स के ऊपर खेलें कि अपनी बैटिंग बॉलिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको लेके चलें और इंडिया को प्रेशर फील करने दें, और आई थिंक इसका शायद पाकिस्तान को अफाका हो जाएगा। और आई थिंक आवाम को ये फ़ायदा उठाना चाहिए, रमज़ान का महीना खूब दुआएं करें, हम तो यही कर सकते हैं। और एक करेक्शन भी, परवीन शाकिर का मिसरा था, ये फराज अहमद का नहीं था। नहीं, वो मुझे तो नहीं पता किसका था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये शेर है। लेकिन अहम बात ये है
कि मैसेज कन्वे हो गया है अब्दुल गफ्फार का। तो नाजरीन, कल अब्दुल गफ्फार का हम इस मौके पर शुक्रिया भी अदा करते हैं अब्दुल गफ्फार। बिल्कुल कल इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के जरा हम दोबारा से ओवरऑल होपफुली कि हमको अच्छी पोजीशन में और अच्छी डिस्कशन कर रहे हो। एक इनिंग्स तो अपने तकरीबन पहुंच चुकी होगी, इंडिया का स्क्वाड जारी बात है सामने आ चुका होगा और फिर आपसे इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद सैर हासिल करेंगे। तो नाजरीन, अपनी दुआओं में कल पाकिस्तानी टीम की फतह की दुआओं को भी अब लाजमी शामिल कर लीजिए। हमें अंदाज़ा है कि आपको हमारी ही तरह बेचैनी से कल के मैच का इंतजार है। दुआएं अभी से जारी होंगी आपकी। और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि जब आप खाना बना लें तो हाथ धोएंगे आप लाइफ बॉय से, क्योंकि लाइफ बॉय है नया सिल्वर जो कि जरासीम को और भी ज़्यादा अफादियत से मारता है। मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। मज़ेदार सी इफ्तारी हमने बनाई शेफ़ लम्मान मलिक ने हमारे लिए, और इसके साथ साथ आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। हमारे आसान से सवाल का जवाब देकर आप हासिल कर सकते हैं फैट बर्गर की तरफ से वाउचर्स भी। अब बात आती है उन शख्सियत की तरफ, उन मेहमान की तरफ जो कि सोसाइटी के लिए हमारे लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं। हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं और वो एक्चुअली अच्छा काम करते हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद शुएब साहब, डायरेक्टर हैं बिनते फातिमा ओल्ड होम ट्रस्ट के, और किस तरह से उनको इंस्पिरेशन हासिल हुई बिल्कुल उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए ओल्ड होम ट्रस्ट का ख्याल कैसे आया? ख्याल जो है वो आना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारा क्या प्रोसीजर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। एक नेबर में एक खातून थी मेरी वालदा के, उनका नाम फातिमा था, जो कि लावारिस थी, और चूँकि लावारिस थी, कोई उनके आगे पीछे नहीं था, तो वो जहाँ रहती थी तो वहाँ पर अपने शायद वॉशरूम में गिर गई और उनका हिप फ्रैक्चर हो गया। तो 5 रोज़ तक वहीं पड़ी रही वो, कोई मतलब पूछने वाला नहीं था। और ये हमारे कराची में ये बड़ी आम बात है। आप अक्सर खबरों में, सॉरी खबरों में तो नहीं, न्यूज़पेपर में आप सुनते होंगे कि फ़लाँ जगह एक बुढ़िया की ताफुन ज़दा लाश जो है 15 दिन बाद 20 दिन बाद जाके मिली। तो ये कहने का मकसद मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो बेसिकली उन्होंने फिर इनको जब वहाँ से स्मेल आना शुरू हुई तो पुलिस को कॉल की, तो वो आए, उन्होंने ताला तोड़ा, अंदर गए तो ज़िंदा थी। तो अंदाज़ा इस तरह से हुआ कि 5 न्यूज़पेपर बाहर पड़े हुए थे, तो 5 दिन से वो बेचारी अंदर ही पड़ी हुई थी। तो खैर उन्होंने चादर हटाई, तो उन्होंने बोला नहीं मेरी चादर नहीं हटाओ, मैं नंगी हूँ इस तरह, क्योंकि वॉशरूम में थी। तो कुछ मेरी वालदा एक और खातून थी उनके पास गई, तो उनका फिर बयान लिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं खुद गिरी थी, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। तो खैर सब लोग चले गए। उन्होंने भी कहा कि नेबर्स हैं, आप ख्याल करें, इस तरह से लावारिस हैं, कोई आगे पीछे नहीं है इनका। तो वो बेचारी सारी रात चीखती रही। तो अम्मी ने फिर 1-2 लोगों को बोला कि इस तरह नेबर्स को कि वो चीख रही है सारी रात, कल रात से, तो मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इस चक्रों में ना पड़ें, ये चूँकि हम लोग लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एहतियात करें कल को, क्योंकि ज़ईफ़ औरत हैं, कल को आप इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि नेकी भी ज़ाहिर बात है, लोग वो भलाई भी डर के करते हैं। तो अम्मी ने कहा नहीं, मुझे अभी तक अल्फाज याद है, हालांकि 10 साल हो गए इस इदारे को, इदारा बने हुए। 10 साल पहले का 10 साल पहले का है बिल्कुल। तो अम्मी ने कहा कि मेरी तो नमाज भी कबूल नहीं होगी, मेरा सजदा कबूल नहीं होगा कि मेरे नेबर में एक औरत चीख रही है सारी रात से, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ कुछ भी हो। वो अम्मी ने स्टेप लिया, उनको अब ज़ाहिरी बात है उनकी सर्जरी करवाई, फिर उनके बड़ी शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब मेन आता था कि अब उनकी केयर कौन करे, क्योंकि सर्जरी तो 30% है, 70% जो है वो रिहैबिलिटेशन है, कि उनको केयर कौन करे। तो वो फिर फातिमा ने कहा कि मुझे किसी ऐसे इदारे में मत दो, अपने उन नेबर्स को, मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, मैं अपनी ही आ रही हूँ। तो अम्मी को बोला कि फ़रज़ाना नाम है उनका, कि फ़रज़ाना मुझे अपने पास रख लो। तो अम्मी ने उनको अपने पास रखा। फातिमा को देखते हुए, जैसे मैंने बताया कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या NGO से हमारा कोई बैकग्राउंड ऐसा सिलसिला नहीं है, तो फातिमा को देखते हुए 2 ख़वातीन और आ गई उसी सेम एरिया से कि आप हमें भी रख लें फ़रज़ाना इस तरह, लेकिन हमारे बच्चे हैं, इनकी तो फैमिली आगे पीछे नहीं है, हमारे बच्चे हैं। चूँकि अम्मी ने उनको नहलाना, उनके जितने काम हैं, चूँकि ज़ाहिर बात है प्लास्टर लगा होता है, तो उसमें यूरन स्टूल सब वो अम्मी खुद करती थी। फिर इवन भाई की शादी की लाहौर में, तो भाभी आई, उन्होंने भी दुगना किया। तो वो एक टीम साथ बन गई उसी घर में, और ये टीम भी आपके अपने ख़ानदान के अफराद पर अपने ही अफराद पे थी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद 2 ख़वातीन और उसी जगह पे 3 ख़वातीन अम्मी के साथ रहने लगी। और आपकी बात करती है, ये जिस जगह पर आपकी वालिदा फ़रज़ाना साहब, जी फ़रज़ाना, ये क्या आपका ज़ाती घर था? नहीं, ये हमारा ज़ाती घर नहीं था।
किराए के घर पे बिल्कुल कि उनको साथ में रख लिया कि क्या जाता है। उन्होंने बोला कि फातिमा को कहा कि आप ना नेबर से कहें, आप कहें कि आप अपनी विश पे मेरे पास आना चाहती हैं, तो मैं बिल्कुल आप ही करूँगी, क्योंकि जाहिर बात है नेकी वही वाली बात है। तो जहाँ तक उनका इलाज था वो तो करवा दिया, तो बाद वाला सिलसिला जो है वो हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं कि बाद में जो है वो पार्ट कौन देखेगा सोसाइटी का। तो वो फिर अम्मी ने उनको अपने पास उनकी विश पे लेकर। इस वक्त कितनी ख़वातीन की तादाद है जिनकी निगहदाश्त आप और आपकी वालिदा और दीगर अफराद ख़ानदान के कर रहे हैं? इस वक्त तो जवाद भाई बताते बड़ा दुख होता है। इस वक्त हमारे पास 44 के करीब 44 ख़वातीन है, जो कि अभी चूँकि जब ख़वातीन बढ़ती गई तो हम लोग थोड़ी और बड़ी जगह पे आते गए, तो वो अब जिस जगह पे वो भी रेंट पे है, तो वहाँ पर 2 पोर्शन है। नीचे वो हैं जो कुछ पुरानी हो चुकी हुई हैं, मतलब जिनको 8 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, इस तरह से जो चल फिर सकती हैं, मोबाइल हैं। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वो ख़वातीन हैं जो मतलब चल नहीं सकती, उनके पानी भी नहीं। ये सब ख़वातीन कौन हैं जिनके आगे पीछे कोई है नहीं, या जिनके आगे पीछे जो अफराद थे उन्होंने छोड़ दिया उनको? देखिए, इसमें 3 तरह के लोग हैं हमारे पास। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई लावारिस नहीं आता दुनिया में, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। वो एक अलग बात है कि हम अपने फॉर्म पे लिख दें कि जी लावारिस है, नहीं, हम लोग ये नहीं लिखते अपने फॉर्म में। हम कहते हैं कि आपने छोड़ना है वो आपका और अल्लाह का मामला है, वो आपने यहाँ नहीं छोड़ना, आपने रोड पे छोड़ देना, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन आप 4 दीवारी में इज्जत जो है, इज्जत नफ्स जो औरत की है, ठीक है, आप हमारे पास छत में इनको रख दें, लेकिन अपनी शनाख्त दें आप, ठीक है। अच्छा, फिर वो एक अलग मैटर है कि उनको पीछे अगर कुछ हो जाए खुदा नास्ता तो फ़ोन करना पड़ता है, इवन के इस हद तक बोलना पड़ता है कि तदफीन आपने करनी है या हमने करनी है, इस हद तक इवन के बोलना पड़ता है, और जो कि बड़े दुख की बात है। तो सर, ये सिलसिला आपका किस तरह से जारी है? जैसे कि आपने कहा कि आपका ताल्लुक एनजीओ से नहीं था, तो जब शुरू में जब स्टार्ट किया, क्या तकालीफ हुई, अभी किस तरह से आप इसको मेंटेन करते हैं? बेसिकली पहले तो हमें ये था, मैं बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बताऊंगा, हमें ये था कि शायद हम सपोर्ट कर रहे हैं अपनी वालदा को, मैं, मेरा भाई, मेरे वालिद साहब अपने हम उससे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब थोड़े से ज़रा बिज़नेस क्लैशेज़ आए तो वो हम लोगों ने उसको थोड़ा वाइंड अप किया, और फिर वालदा ने कहा कि आप लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ देखें, मेरा अल्लाह करेगा। तो जब हमने देखा कि वाकई अल्लाह कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, और हमने मौजज़े देखे अपनी आंखों से, तब हमें एहसास हुआ कि वाकई पहले भी हम नहीं कर रहे थे। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें लगा वाकई पहले भी हम नहीं कर रहे थे, ये अल्लाह ही कर रहा था। अब जो हमें नज़र आता है कि हमारी वालदा का तवक्कल बहुत है अल्लाह पे। अक्सर टीवी चैनल या कहीं भी अगर प्रोग्राम होते हैं तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं मांगूंगी, मेरा अल्लाह मुझे देगा। जो लोग समझते हैं जिनको अल्लाह चुनेगा वो आके मुझे देंगे, मुझे आके सपोर्ट करें। और वाकई ऐसा है, गेट पे जो लोग आते हैं, जो लोग राशन देते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, आप यकीन करें हमें कोई शनाख्त का पता नहीं होता। मुखय्यर हज़रात, दर्द दिल रखने वाले अफराद, उनके ताउन। नाज़रीन, आप भी इस वक्त स्क्रीन पर तफसील देख रहे हैं। आप भी अगर बिन्ते फातिमा ओल्ड होम ट्रस्ट, जिसमें इस किस्म की बड़ी उम्र की ख़वातीन की निगहदाश्त की जा रही है, उनको एक बाइज़्ज़त जगह दी जा रही है रहने के लिए, मदद करना चाहें तो ये तफसील आपके सामने है। और असद, अगर हम जाने से पहले बिल्कुल मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये मैं लाजमी सवाल पूछता हूँ उन शख्सियात से जो आप जैसे रोल में हैं, हुकूमती ताउन किस हद तक होता है? और मैं ये इसलिए कहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। इस पर आपकी जो स्माइल है उसी ने हमें जवाब लेकिन हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि शायद इसी तरह इस्लाह हो सके, कोई हिदायत हो सके। देखिए, मुझे मेरी वालदा अक्सर मना करती हैं कि इस टॉपिक पे बात ना किया करो, मतलब हम अल्लाह पे भरोसा करो, सारी उनको ब्लेम दे रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, उसकी वजह सिर्फ एक ये है कि जहाँ पर, चूँकि मैं फेस करता हूँ, मैं जाता हूँ इदारों में, मैं उनको बताता हूँ, उनकी कुंडी खटखटाता हूँ कि हम ये काम कर रहे हैं, आके देखें, या अगर हम में कोई खामियाँ हैं, इससे भी कोई खामियाँ हमें आके बताएँ। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है, जो मैं अभी आपको बताऊँगा कि शायद कम ही कोई डिपार्टमेंट होंगे जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन होगी कि खुदारा हमें जगह दी जाए, जहाँ पर हम रेंट पे अपनी इन माओं को, जो मतलब एक इदारा बन चुका है, जो वसी इदारा बनता जा रहा है, जिसमें हर किस्म की, एक 18 साल की बच्ची से लेकर 100 साल की खातून मौजूद है वहाँ पर अभी। तो आप यकीन करें कि बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि इस रमज़ान हम डिसाइड करते हैं कि हम किसी को ब्लेम नहीं देंगे, गवर्नमेंट ये करती है, ये इंसान ये नहीं करता, वो इंसान वो नहीं करता। आप इस वक्त टीवी देख रहे हैं, अगर आपको इस ट्रस्ट के बारे में पहले नहीं पता था तो अब पता चल चुका है। कोई भी मदद जो आप अपनी तरफ से कर सकें, आई थिंक जवाब बनता है इसलिए भी है क्योंकि सारी मेहनत इनकी वालिदा मुहतरमा और ये कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ जितना भी हमारे पास अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से थोड़ा सा एक हिस्सा देना है, और उसके बाद हमें तो कुछ करना भी नहीं है। उसके एवज़ सवाब है, उसके एवज़ नेकी है, उसके एवज़ भलाई है। लेकिन ये हुकूमती तज़किरा नाज़रीन इसलिए भी ज़रूरी है कि
आप जैसे हजरात ताउन तो करेंगे, लेकिन हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी से इस तरह पहलू तही नहीं कर सकती। तो शुएब साहब, गुफ्तगू समेटने के लिए कोई पैगाम जो आपकी जानिब से आप लोगों से करना चाहें, पैगाम देना चाहें? मैं चूँकि हम लोग, मैंने बताया पहले भी शेयर किया कि कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, तो आप यकीन करें जब कोई छोड़ के जाता है ना, तो मेरी वालदा के अलग आंखों में आंसू होते हैं और मेरी अलग आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है ना, इसीलिए। तो मैं यही कहूँगा कि यकीन करें कि जैसे एक बच्चा नहीं होता जिसको आप हॉस्टल छोड़ के जाते हैं, तो वो कह रहता है ना मुझे ना छोड़ो, मुझे खुदा के वास्ते, मतलब मैं आपको बताऊँ कि शायद बयान करना मुश्किल है कि वो किस तरह से सिसकियाँ ले रहे होते हैं कि खुदा के लिए मुझे ना छोड़ो, कहाँ जा रहे हो। हालाँकि बीमारियाँ अपनी जगह पे, डेमेंशिया, शिज़ोफ्रेनिया, वो सब एक तरफ है, लेकिन हमारे बचपन में जितना हम तंग करते हैं उससे ज़्यादा नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन वो सिसकियाँ ले रहे होते हैं, तो खुदारा उनको ना छोड़े, उनको हमारे पास भी ना छोड़े, और अल्लाह उनको समेट के रखे। सबको हिम्मत दे जो ये नेकी का काम कर रहे हैं, और अल्लाह करे आपने जो बात की है सुनने वाले इससे भी सबक हासिल। बिल्कुल। जी जनाब, यहाँ पे टाइम हुआ है हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का। ब्रेक पर जा रहे हैं और जब हम वापस आएंगे तो मैं कराम से बात स्टार्ट करेंगे। और इस ब्रेक के दौरान लाहौर और इस्लामाबाद में बसने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा भी इफ्तार करेंगे। रौनक इफ्तार का सिलसिला जारी है, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारी इस ट्रांसमिशन का वो हिस्सा जिसमें अमलन रौनक है, जिसकी अमलन अफादियत है, वो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हसन रिजवी साहब, उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं नूर रहमानी साहब। और आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो मौजू गालिबन आपकी कुल हयात पर उसका अहाता किया जा सकता है, वालिदैन के हुकूक और वालिदैन के फ़राइज़। और इसी सिलसिले में हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी करते हैं। और मैं चाहूँगा कि रिजवी साहब, मैं आपसे अगर वबिल वालिदैन एहसाना, ये वालिदैन के साथ एहसान का क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान जो होता है, एक तो होता है अदल और एक होता है एहसान और एक होता है जुल्म। किसी का जितना हक़ है अगर उसको उससे कम दिया जाए तो यह है जुल्म। 100 रुपये मजदूरी का हक़ था, मैंने 80 दिए, ये मैंने जुल्म किया। एक होता है जितना उसका हक़ है उतना दिया जाए तो ये है अदल। ठीक, 100 रुपये हक़ था, 100 रुपये दे दिए मैंने, ये अदल है। और एहसान क्या होता है कि काम तो था 100 का, मैंने उसको 150 दिए। सुभान अल्लाह, ये एहसान है, यानी हक़ से भी ज़्यादा। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अदल नहीं, जुल्म नहीं, एहसान। तो यहाँ हुकूक का मामला नहीं है, आगे बढ़ जाने का। हाँ, जितना हक़ है उससे भी ज़्यादा दो। और सर ये तो हमें पता ही नहीं है कि हक है कितना, हम तो शायद अदल भी नहीं कर पाते होंगे जो हम एहसान की। ये भी बड़ा वैसे मुनासिब सवाल है जमानी साहब कि हमें हक का अंदाजा होगा तो उनकी अदायगी होगी और फिर एहसान की कैफियत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह बकरा में वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी, और हमने बनी इसराइल से अहद लिया। क्या लिया? कि इसराइल तअबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना। फिर कुरान की एक अगली आयत ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने वसीयत की। अल्लाह जब जमा का सीगा लाता है ना तो तौहीद और अपनी शान किबरियाई की बात होती है। वस्सैनल इंसाना, कि हमने तुम्हें वसीयत की कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह शाह फरमाता है मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये हुस्न सुलूक होता क्या है? हुस्न सुलूक ये होता है कि वालिदैन को मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बिन मांगे अता करना, किसी भी चीज़ को बिन मांगे अता करना, ये है वालिदैन। आइए ज़रा हदीस रसूल में चलते हैं कि वालिद का मकाम क्या है। अल्लाह के रसूल शाह फरमाते हैं, अगर तुम ये जानना चाहते हो, जवाद साहब ये जानना चाहते हैं कि मुझसे मेरा अल्लाह राज़ी है या नहीं, तो क्या करना है? दरबार मुस्तफ़ा में ये आवाज़ आती है कि अगर तुम्हारे वालिद राज़ी तो तुमसे अल्लाह राज़ी, और तुमसे वालिद नाराज़ तो तुमसे अल्लाह नाराज़। साहब मैं चाहूँगा आप यही गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाइए, और रिजवी साहब से भी हम चाहेंगे कि कुरान की रोशनी में ये हुकूक का मामला हमारे सामने क्या आता है। नाज़रीन, लेकिन कराची में अब से चंद लम्हों में वक्त इफ्तार होने को है। कराची में बसने वाले रोज़ा इफ्तार करेंगे। हम एक मुख्तसर ब्रेक पर जाएंगे। रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालिदैन के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। रौनक का इफ्तार देखते रहेंगे।
जी, वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं उस रौनक के बारे में जो हमारे घर की रौनक होती है, हमारे वालिदैन, क्या फ़राइज़ हैं, क्या हुकूक हैं वालिदैन के, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। रहमानी साहब, आप फरमा रहे थे कि वालिदैन के हुकूक हैं। कुरान मजीद फुरकान, जवाद भाई ने जाने से पहले कहा था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने क्या था। कुरान मजीद का अंदाज़ देखिए, जब माँ या बाप कुछ कह रहा हो तो बच्चे का क्या अंदाज़ होना चाहिए। कहा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, जवाब तो बहुत दूर की बात, आपको उनकी बात पे उफ़ भी नहीं कहना है। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का अंदाज़ है। नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि 3 दुआएं ऐसी हैं जो हर हाल में कबूल होती हैं। दावतुल मुसाफिर, दावतुल मज़लूम, और पहले नंबर पे कहा दावतुल वालिद। वालिद की दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में फ़ौरन कबूल होती है। मुसाफिर की दुआ फ़ौरन कबूल होती है, मज़लूम की दुआ फ़ौरन कबूल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या है। अल्लाह के नबी अस्हाब रसूल से बयान फरमा रहे कि काश मेरी वालदा ज़िंदा होती और मैं नमाज़ पढ़ रहा होता, और मेरी वालदा मुझसे कहती या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज़ तोड़कर अपनी वालदा की तरफ मुतवज्जा होता। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ है जो मुझे और आपको तरबियत दे रहे हैं। फ़ी ज़माना हम देखते हैं कि आज अब जो है वो बच्चों की वो तरबियत नहीं है। उसमें एक बड़ा मामला है कि बच्चों को आज वालिदैन कुरान और सुन्नत के नूर से दूर रख रहे हैं। आज बच्चों को बताया जाए कि जब आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद अगर आप मोहब्बत भरी निगाहों से अपने वालिद और वालदा को देखेंगे तो क्या मिलेगा। अल्लाह के रसूल हदीस में बयान होता है कि तुम्हें हज और उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। यानी कि जब आप अपने सिर्फ वालिदैन को देखते हैं मोहब्बत से, कुछ कर नहीं रहे हज़रत, सिर्फ देख रहे हैं, तो देखने के बाद आपको हज और उम्रे के बराबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाब अता फरमाते हैं। सर, अभी आपने जैसे ये अर्ज़ किया, तो जब हम अपने वालिदैन को ये बोलते हैं रुकें आ रही हूँ, और हम उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते, ये हर इंसान कर रहा होता है, तो उसके बारे में क्या होता है। अल्लाह के नबी की वो बात मैंने अभी जो कही ना, क्या फरमाते हैं, मैं नमाज की हालत में होता, मैं अल्लाह की बारगाह में होता और मेरी वालदा मुझसे कहती मोहम्मद मैं नमाज तोड़ कर वालदा की तरफ मुतवज्जा हूँ। सुभान अल्लाह। रज़ी साहब, कुरान की रोशनी में ये जो हुकूक का मामला है वालिदैन का, ये है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कुरान ने इस्तेमाल किया है लफ्ज़ एहसान। हर अच्छा जो काम होता है वो एहसान में शामिल होता है, और वो भी जो मैक्सिमम हो, अच्छा हो और मैक्सिमम वो एहसान करता है। तो मतलब क्या हुआ कि भाई पहली बात तो वालिदैन की ज़रूरियात ज़िंदगी है, खाना, कपड़ा, मकान और तमाम जो दवाएँ, ग़िज़ाएँ, ये सब वो आप उनको फराहम करनी है। और सबसे उसमें भी अहम बात यह है कि उनको बग़ैर इस बात की तकलीफ़ दिए हुए कि वो मांगे, यानी उनकी इज्जत और तकरीम पर समझौता नहीं है। आप बग़ैर उनके कि वो ये कहें कि मुझे खाना लाओ, नहीं, पहले से ये ख्याल रखें आप कि खाना का वक्त हो गया है। हमारे चौथे इमाम हैं अहले बैत के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे, उनका तरीक़ा ये था कि नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद वो सबसे पहला काम ये फरमाते थे कि अपनी वालदा के लिए कहते थे कि खाना निकालो, खाना निकालो, और फिर साथ बैठते थे और हर बात का ख्याल रखते थे कि चीज़ उनको मिल रही है, हर चीज़ खुद पेश करते थे। लोगों ने कहा कि आप इतनी देर उनको खाना खिलाते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो आप खुद ही खा लिया करें साथ में। आप कहा नहीं, मैं उनके साथ नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। तो क्यों? कहा इसलिए कि हो सकता है कि मेरी वालदा का इरादा एक चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाने का हो, और मुझे तो पता नहीं, मैं बढ़ा लूँ हाथ पहले उस तरफ, तो हाथ भी मेरा उनसे पहले न बढ़े। तो सर, कहाँ ये मिसाल है और कहाँ उन लोगों की मिसाल है जो अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं? इसके बारे में तो उसका एक्सट्रीम है ना, ये तो उसका बिल्कुल मुतज़ाद है जी। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, तो सर इसका कितना बजा के हम खिदमत करें, हम तो फेंक दे जाके उनको कूड़े कबाड़े के अंदर, ये तो वो वाली बात हो गई। किनारा कशी कर लिया आपने। रहमानी साहब, आप इसमें इजाफा फरमाएं। मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह वो कि जो दूर पर जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कलाम फरमाता है, ऐ अल्लाह मेरे साथ जन्नत में कौन होगा? कहा फला इलाके का कसाई होगा। हज़रत अल्लाह के नबी सोचते हैं कि मैं मूसा कलीमुल्लाह, मेरे साथ जो है वो कसाई जी फ़लाँ जगह पर। अच्छा, उस कसाई में से क्या बात है कि वो अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में होगा। जाते हैं उस इलाके में, कसाई सामने मौजूद है, पूरा दिन गाय गोश्त काट रहा है, बेच रहा है। शाम में वापस जाता है तो वो नौजवान जो कसाई वो कहता है कि आप मुझे अजनबी मालूम होते हैं, चले मेरे साथ। जब शाम में वो जाता है वापस से एक झोपड़ी में जाता है, एक बुज़ुर्ग औरत जो बैठ भी नहीं सकती, उनको बिठाता है। बिठाने के बाद
रोटी को चबा चबा के उस बूढ़ी औरत के मुंह में डालता है, और बूढ़ी औरत हर लुकमे के बाद कुछ कहती है। मूसा करीमुल्लाह कहते हैं मैं करीब गया उस बुजुर्ग औरत के पास, तो वो कह रही थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का जन्नत में साथी बना दे। सुभान अल्लाह। तो ये मकाम देखा आपने कि खिदमत करने का सिला कि एक आम कसाई अल्लाह के नबी मूसा करीमुल्लाह का साथी हो गया, और इससे हमें माँ की दुआ की वजह से। और जब हम इस वाक़ये को मैं सुन रही थी तो मैं सोच रही थी हम अपने वालिदैन के साथ क्या करते हैं। ये आप लोगों के लिए भी एक सवाल है, आप लोग हमें कॉल्स कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद वालिदैन के हकूक़ और वालिदैन के फ़राइज़ पे बात करेंगे। रौनक इफ्तार में नाज़रीन हम बात कर रहे हैं वालिदैन के हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से भी। रिजवी साहब, आपके लिए सवाल ये है कि वालिदैन का हुकूक का मामला बज़ाहिर हमारे माशरे में उस वक्त कुछ पेचीदा होता दिखाई देता है जब फ़र्जंद की शादी हो जाए, बहू आ जाए घर में, हुकूक टकराते हैं। ज़रा रहनुमाई फरमाएँ कि उस सूरत में बीवी के हुकूक भी पूरी तरह अदा हो रहे हैं, माँ बाप के हुकूक भी मजरू नहीं हो रहे हैं, कैसे यकीनी बनाया जाए? वही तरीका होगा जो कुरान ने बयान किया कि वो बिल वालिदैन एहसान, बीवी के साथ अदल का हुक्म दिया कुरान ने और वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया। ओके, यानी ज़्यादा हक जो है वो वालिदैन का है, एहसान जो होता है वो अदल से अगली मंजिल है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना। बेशक। तो वालिदैन को तरजीह देनी चाहिए। और ये भी हदीस है कि अबू का सलासा, तुम्हारे 3 वालिदैन हैं। पहले वो हैं मन वल्लद का, इनके ज़रिए तुम्हारी विलादत हुई। दूसरे हैं मन ज़व्वज का, जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी दी, वो भी तुम्हारे वालिदैन। ठीक। वो मन अल्लमा का, जिन्होंने तुम्हें इल्म दिया, वो खैरुल अबा का मन अल्लमा का, सबसे वालिदैन अफजल जो वो हैं जो इल्म देते हैं। बहरहाल तो बीवी को समझना चाहिए कि ये जो शौहर के मियाँ वालिद और वालदा हैं वो उसके भी वालिद वालदा हैं। उसका हक यानी जो उसकी वालदा का वालिद और वालदा का हक है बीवी के अपने वालिद, वही हक इनका भी है जो उसके शौहर के वालिद हैं। ठीक है। अगर ये बात समझ बीवी के माँ बाप का भी वही रुतबा होगा शौहर के लिए जो अपने वालिदैन का होगा। ठीक। लेकिन ये बात समझ में अगर आ जाए ना कि वो समझे कि भाई ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, फिर मुकाबला नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक। माँ बाप से मुकाबला कौन करता है? सर लेकिन अगर हम इस तरह से देखें कि वालिदैन की हर बात हमें माननी है, सुननी है, उफ तक नहीं करना, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर अगर वालिदैन कोई ऐसी बात कर रहे हो जिससे बीवी को आप हर्ट करें, या वो ऐसा बोलें कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो या उसको अलग घर दिला दो, या कुछ ऐसा वो बोलें कि जिससे शौहर को ये आसान अल्फाज में ये है कि क्या माँ बाप के कहने पर बीवी का किसी हुकूक पर ज़र्ब आ सकती है, बीवी के किसी हुकूक को मुतासिर किया जा सकता है माँ बाप के कहने पर? नहीं, हुकूक भी देखिए ना, एक तो ये जैसे उसने कहा अगर माँ बाप ने कहा कि भाई इनको अलग घर दिलवा दें तो ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसकी इताअत तो ये बीवी का हक है कि उसको अलग घर में रखा जाए, वो भी खुश होगी। ठीक है। और वो भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वालिदैन ये कहें कि भाई बिला वजह तलाक दे दो, तो इस तरह से उस पर जुल्म हो जाएगा बीवी के ऊपर, जुल्म हो जाएगा। भी इतना हक किसी का नहीं है दूसरे पे जुल्म कर सके, फिर वो हक नहीं हुआ, हक अदा करना नहीं हुआ तो दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं आप। अदल का तो काजा तो है ही है, अदल तो करना ही करना है। लिहाजा ये वो हक से ज़्यादा मांग रहे हो, ठीक, वो ज़रूरत नहीं है उसकी। सही। लेकिन ये बात सही है कि हाँ तरजीह देनी चाहिए वालिदैन के हुकूक को और अहकामात को बीवी के अहकामात के मुकाबले में, और बीवी को अपने वालिदैन के मामले में भी यही करना चाहिए कि उसको तरजीह देनी चाहिए अपने शौहर के मुकाबले में। रवानी साहब, इस पर आप कैसे रहनुमाई फरमाएंगे? लेकिन एक बात देखिए, रिश्ते की बात हो रही है, फ़ी ज़माना रिश्ता अब खून से नहीं बनता, एहसास से बनता है। जी, बिल्कुल ठीक। जितना एहसास होगा रिश्ता उतना ही करीब होगा, ये बात समझना चाहिए। शादी से पहले लड़का और लड़की की रहनुमाई करनी चाहिए। अगर लड़की को ये बात बता दी जाए कि देखो मर्द का इस कायनात में सबसे ज़्यादा हक जो होता है शरई तौर पे वो माँ का है, और औरत के लिए सबसे ज़्यादा शरई जो हक है वो उसके शौहर का है। तो जो ये मामलात होते हैं ना कि जो हाँ ज़हनी तौर पे दूरियाँ हो रही होती हैं, अगर वो ज़हनी और फ़िक्री दूरियाँ ख़त्म हो जाए तो बड़ी मोहब्बत और प्यार का मामला
हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें यही बताया, जहाँ बाप की बात भी बताया, जहाँ माँ की बात वहाँ बताया, और मियाँ बीवी के बारे में फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि मर्द जो है वो औरत के लिए लिबास और औरत जो है वो मर्द के लिए लिबास। लिबास खूबसूरती का बाइस बनता है, लिबास ऐब को छुपाता है, लिबास सर्दी से बचाता है, लिबास गर्मी से बचाता है। तो मौसम, अब वो माहौल घर का भी कैसा ही मौसम हो, तो शौहर का काम है कि बीवी के ऐबों को छुपाए और मोहब्बत और प्यार से लेके जाए। इसी तरह बीवी का काम है कि वो शौहर के मामलात को छुपाए। लेकिन दूरियाँ किस तरह बढ़ रही होती हैं, जब ये सास ही समझती है ना कि इसने मेरे बेटे के जो मेरा बेटा मेरा प्रॉपर्टी था, है ना, मैंने उसको 20 साल 25 साल तक पाला, ये और लड़की जैसी आई और मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, तो वहाँ बीवी का भी काम है, वहाँ शौहर का भी काम। अगर मोहब्बत में बेटा आगे बढ़ जाता है तो बीवी भी उसको समझाए कि देखिए आप ये सारी बातें ना वो कमरे की हद तक करें, कमरे के बाहर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी माँ का दिल टूट जाए। ये सारी बातें अगर हम ज़हनी फ़िक्री तौर पे समझें तो जो दूरियाँ आ रही होती हैं वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम चीज़ें करके दिखाई हैं। अल्लाह के नबी ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया, अमली तौर पर करके दिखाया। आप पूछें बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि दुनिया में सबसे बेहतरीन बाप कौन है, तो आप फरमाती हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप पूछें हलीमा सादिया से कि बेटा कैसा होता है, रज़ाई बेटा, सगा नहीं फिर भी रज़ाई बेटा। हम ही देखते हैं कि मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी गोश्त बांट रहे हैं, गोश्त दे रहे हैं, सबको तकसीम कर रहे हैं। एक औरत, बूढ़ी औरत जो डंडा पे टेकते हुए आ रही, खड़ी भी नहीं हो सकती, टेकते हुए, अल्लाह के नबी की जैसी निगाह पड़ती है आप दौड़ते हुए चलते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन दौड़ते हुए जाते हैं, उनका हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, जिस जगह पे आप खड़े थे वहाँ लाके अपनी चादर बिछा देते हैं, बिठाते हैं। ऐसा लगता है सहाबा को लगता है कि जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है वो सब निछावर कर दें, इतना रसूलुल्लाह खुश है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, कभी हाथ चूमने कभी माथा चूमने, जो चीज़ें वो निछावर कर रहे हैं। और जब पोटली बांधते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कुरान अपने कंधे पे रख के दूर तक छोड़ने जाते हैं। जब वापस आते तो नौजवान साहबा पूछते हैं या रसूलुल्लाह ये कौन थी? आप फरमाते मेरी रज़ाई वालदा दाई हलीमा थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने मुझे सब चीज़ें करके दिखाई हैं, समझाई। जब रज़ाई वालदा का इतना एहतराम कर रहे हैं मेरे रसूल, तो सही मका कितना एहतराम है। और रवानी साहब, इस पर भी जो रिजवी साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि सास ससुर का भी वही मकाम उनको दिया गया है वालिदैन जैसा। हमारे यहाँ हमारे माशरे में तो ये तवक्को की जाती है कि औरत सास ससुर की खिदमत में उनकी सआदत हासिल करे, और शौहर जो है वो दामाद बन के, शौहर का रवैया अपने सास ससुर से यानी बीवी के माँ बाप से मुख्तलिफ, वो इस्तेहकाक समझता है कि वो भी मेरी खिदमत के लिए हैं गालिबन। तो ये हमारी क्या माशरती मसला है? ये माशरती मसला है, हिंदुस्तानी मसला है, ये बड़े सही कल्चर है, ये इसका है। वरना वही स्टेटस के जो वालिद का वालदा का शौहर के है वही उस बीवी के माँ बाप का भी वही रुतबा। और सर ये बात इस्लाम में साफ बयान की गई है, ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि ये चीज़ नहीं है, हदीस रसूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम इस ज़बान मुस्तफ़ा से निकलता है तो कभी कुरान बनता है कभी हदीस। उसी ज़बान मुस्तफ़ा की बरकत है कि अल्लाह के नबी पूरी आलम इंसानियत को बात समझा रहे हैं। हमारे दोस्तों में ये बात होती है जवाब बेगी कि जब कोई दोस्त नाराज़ हो जाता है तो कहते हैं ये दामाद बन गया ऐसे ही होता है ना, मिसालें बना देते हैं। तो ये देखिए हमें इन मिसालों को ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी से। मुझे अपनी इस्लाह करनी, हर शख्स ही समझे कि मुझे अपनी इस्लाह करनी है, मुझे एक बेहतरीन मुआशरा, मैं घर के अंदर चार दीवारी के अंदर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूँगा तो यहीं से मुआशरा तरतीब पा जाएगा। मुझे जो चीज़ें गलत हो रही, जो मुआशरे की गलतियां हैं, मुझे वो अपने घर में ख़त्म करनी है। अगर मैं उसको कहूँगा यार ये तो रस्म व रवाज है, तो फिर वो फिर मेरी नस्ल में भी जाएगा, फिर उनकी नस्ल में भी जाएगा, और फिर ये जो बुराइयाँ ये फैलती चली जाएंगी। तो मुझे और आपको इस्लाह करनी है कि जो चीज़ें गलत हैं वो हम खुद ही दूर करें। जज़ाकल्लाह। एक मुख्तसर ब्रेक पे आपकी इजाज़त से, और आयशा हम ये चाहेंगे कि हम ब्रेक से वापसी पर वालिदैन के हुकूक का जहाँ हम तज़किरा कर रहे हैं, हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो सफ़र करते हैं क्योंकि उनके वालिदैन उन बच्चों के हुकूक पूरी तरह अदा नहीं कर रहे होते हैं, यानी वालिदैन के फ़राइज़, उस पर भी रहनुमाई लेते हैं रिजवी साहब से और रहमानी साहब से इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। बात आज हम कर रहे हैं वालिदैन के हकूक़ के बारे में, वालिदैन के फ़राइज़ के बारे में। वालिदैन के फ़राइज़ पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ?
मिसेस हारून बात कर रही हूँ। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत रमजान की मुबारक हो। आपको और भी सवाल का जवाब देना चाहूँगी और जी, कुछ वालिदैन के बारे में बताऊँगी ना। बिल्कुल, आप सवाल का जवाब शब कदर है। और क्या कदर। नाम इसका ये कहना चाहूँगी, वालिदैन के हुकूक के बारे में हमारे माँ बाप बचपन में फोत हो चुके थे। मेरी सास ससुर जिंदा थे मेरी जब शादी हुई। मैंने अपनी सास की इंतहा खिदमत की है। मैं अपने मुँह से नहीं की तो इतनी दुआएं दी। आज मैं जिस मकाम पे हूँ आज मेरी सास की दुआ से हूँ। आजकल की बच्चियाँ ना सास ससुर को माँ बाप नहीं समझती हूँ। क्यों? अपनी माँ को जो दर्जा देती है सास को भी वो दर्जा देना चाहिए उन्हें। मैं ये सारे बच्चियों से सबसे ये कहना चाहूँगी, आजकल बर्दाश्त सब में ख़त्म हो गया है। माँ बाप अपनी माँ को जो दर्जा देते, मानती हूँ अपनी माँ है, लेकिन सास भी माँ है, शोहर की माँ है, उसका भी अगर हुकूक जानेंगे तो हम दुनिया में क्या आखिर दोनों जहाँ हमारी सवर जाएगी। उनके भी हुकूक जानेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हमारे शोहर भी खुश होंगे, हमारी दुनिया भी खुश होगी, हमारा माहौल भी खुश होगा, हमारे बच्चे भी। बहुत शुक्रिया मिसेस हारून, और क्या खूबसूरत आपने बात की है कि आपने सास ससुर का जैसे ख्याल रखा है। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि आपके शौहर ने आपके माँ बाप का भी उतना ही ख्याल रखा हो। आप तो इस घर में थीं, आपने शौहर के माँ बाप का ख्याल रखा है। आपके माँ बाप आपसे भी दूर थे, आपके शौहर से भी दूर थे। सो हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि आपके शौहर ने भी आपके माँ बाप को उतनी ही इज्जत और मकाम दिया हो। बिल्कुल। रिजवी साहब, वालिदैन के फ़राइज़ औलाद की तरफ, अब वो चाहे तरबियत के हवाले से हैं, उनकी ज़रूरत के हवाले से हैं। पहली बात तो ज़रूरत ये है, ज़ाहिर है कि जब पहली तो आप उसका जो ग़िज़ा है, लिबास है, इलाज है, ये सब चीज़ें फ़राहम करनी, तो पहला बुनियादी फ़र्ज़ है, उसका हक़ है उसका बच्चे का जो माँ बाप को फ़राहम करना है। और उसके बाद है तरबियत। तरबियत तो इतनी अहम है कि बरतानिया का एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे बर्टन रसल, ये बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे। तो उनके पास एक एजुकेशन के माहिर आए और उन्होंने उनसे पूछा कि एजुकेशन में एक ये मुतनाज़ मसला है कि बच्चे की तालीम किस उम्र में शुरू करनी चाहिए। एक फ़लसफ़ा ये है कि 6 साल में, एक का है कि 5 साल में, एक का है कि 4 साल। सही। रोमन जो थे वो 7 साल में शुरू करते थे। तो उन्होंने बर्टन रसल से पूछा कि आपका ख्याल क्या है, बच्चे की तालीम 4 साल में शुरू करनी चाहिए, 5 साल में शुरू करनी चाहिए या 6 साल में शुरू करनी चाहिए? बर्टन रसल ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, व्हाट आर यू सेइंग? 4 साल में शुरू करनी चाहिए बच्चे की तालीम, 5 साल में। दिस इज द एज व्हेन ही कंप्लीट्स एजुकेशन। तालीम मुकम्मल हो चुकी होती है। तो तालीम मुकम्मल हो चुकी होती है। सही। यानी माँ की गोद में बच्चे की तालीम मुकम्मल हो चुकी होती है। उसका कहने का मतलब ये था कि पहला जो दर्सगाह है, पहली दर्सगाह, वो माँ और बाप का आगोश, यानी उसकी शख्सियत के खद्दोखाल वाजे हो चुके होते हैं। अच्छा सर, लेकिन तरबियत की जब बात आती है तो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये कि वालिदैन तरबियत करना चाहते हो, उनके पास वक्त ना हो। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उनको तरबियत करनी ही ना आती हो, अर्ली एज में अगर शादी हो गई। तो इस सिलसिले में ये दो इसमें बात याद रखिएगा, जदीद नफ्सियात ये कहती है कि बच्चे के इब्तदाई 3 सालों में 75% तरबियत मुकम्मल हो जाती है। ठीक। 75 और 25% वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मुआशरे से सीखता है। हमने ये देखा कि अब तो मेडिकल साइंस भी ये कहती है ना कि शकम के अंदर ही तरबियत होना शुरू हो जाती है, बच्चा सुनना शुरू कर देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के नेक बंदे को सुने, जब उनकी वालदा उनको मदरसे लेके जाती हैं और कारी साहब कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो एक साथ 17 सिपारा मुकम्मल सुना देते हैं। तो बच्चे से पूछते हैं बेटा आपने कहाँ सुना? कहा मेरी मामा नमाज़ पढ़ती थी, वो कुरान की तिलावत करती थी, मैं रोज़ाना सुन सुन के मैंने इन चीज़ों को याद किया। तो जो आप बोल रहे होते हैं, आपका अंदाज़ तकल्लुम, आपका अंदाज़ समात, आपके आदाब ज़िंदगी, आपके आदाब दोस्त, आदाब मुआशरा, तमाम चीज़ें बच्चे जो वो देख रहे होते हैं उसको पिक कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि अच्छा कुरान का अंदाज़ देखिए, छोटे बच्चे का या बुनैया, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बात करें, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। कुरान ही समझाता है जब बच्चों से बात करो तो अल्फाजों का चुनाव बहुत प्यारा रखो। या बुनैया का मतलब ए मेरे बच्चे, ए मेरे जाने जिगर, ए मेरे टुकड़े। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ शरीक ना करना। ए मेरे बेटे ज़मीन में अकड़ कर ना चलना। ए मेरे बेटे गरीबों को हिकारत से ना देखना। ए मेरे बेटे ऊंची आवाज़ में बात ना करना कि ऊंची आवाज़ गधे की होती है। ए अल्लाह, ए बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किबरियाई बयान करना। ए मेरे बेटे तकब्बुर ना करना। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। तो मुझे कुरान ही समझा रहा है कि मुझे थोड़ा वक्त 24 घंटे में कम से कम
40 मिनट अपने बेटे को देने हैं, अपनी बेटी को देने। याहिया साहब बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप तो हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल कॉलर हैं, क्या सवाल करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्रोग्राम इतना वैसे ही अच्छा होता है और मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, दोनों हजरात, हम यकीनन इनसे सीखते हैं। मेरा सवाल ये है, देखें बात ये कि मुफ्ती साहब हम लोग बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन गैजेट्स दिला देते हैं, लेकिन वो होता ही है कि हमारी तरबियत में फौदान आजकल रह जाता है, क्योंकि बच्चे की जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा खराब होता है। बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, बच्चे जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह ग्रो अप नहीं करते। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग कहाँ हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हम देखें उनको जहाँ टोकना होता है मेरे ख्याल में उस जगह टोकते नहीं है, और जहाँ उनको ये तरबियत देनी होती है कि किस तरह किस जबान में गुफ्तगू करनी, क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए, तो हम लोग सारी चीजें देने के बावजूद भी हमें बच्चों से यही शिकवा रहता है कि हमारी बात नहीं मानते। इसकी क्या वजह है? यही मेरा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सर रहनुमाई करेंगे कि माँ बाप का आजकल जो सबसे बड़ा मसला है, बच्चे बात नहीं सुनते, सब कुछ कह के भी करके भी। ये कि हुए क्यों, बात तो ये यही सवाल, बात तो वही आई ना कि हुए क्यों। असल में जब बचपन से माँ बाप उनसे मोहब्बत तो करना फ़र्ज़ है और फितरी तकाजा भी है, लेकिन कोई चीज़ भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अब इंसान क्या होता है कि वो बच्चे की बुरी चीज़ भी इसको अच्छी लगती है, सही, मगर ये गलत है। जो बुरी चीज़ है वो बुरी चीज़ है। अगर बच्चा बात नहीं सुनता है तो उसको वहीं पर समझाना चाहिए, ये तुम्हारी बहुत ख़राब आदत है, तुम ज़िंदगी में नाकाम हो जाओगे, आखिर में भी नाकाम हो जाओगे, तुम्हें बात सुननी चाहिए। बड़ा जब कोई कहता है बात तो सुने चाहिए। जैसे बात आपकी कटती है, ये तो वो है जब बच्चा समझने लगे, लेकिन जैसे आपने फरमाया था जब बच्चे की एज समझने की नहीं है उस वक्त भी उसकी जो आदतें बिगाड़ी जाएंगी, इजाफी नखरा उठाना, बदतमीजी से ना टोकना, वही बात है। उसको वो मोहब्बत में उठाते हैं ना, ये ओवर मोहब्बत है। ये मोहब्बत जो है वो है कि जो हद से तजावुज़ रखी और एक्सेस हो गई। एक्सेस नहीं होनी चाहिए, जहाँ गलत बात है वहाँ गलत बात। अच्छा सर, तो वही टोकना चाहिए, वही रोकना चाहिए उसको। अच्छा एक चीज़ मैं और इजाफा कर दूँ, मेरे उस्ताद से मैंने अपने साथ ही सवाल किया था कि उस्ताद साहब इस ज़माने के अंदर जो है बच्चे बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि कुरान ने कहा ना हलाल खाओ। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम देख नहीं रहे होते कि बच्चे को क्या खिला रहे हैं। लुत्फ़ा बन जाता है ना, जो खून गर्दिश कर रहा होता है, अगर वो हराम का हो तो भी बच्चा उसी तरह बदतमीज़ होता है। मैंने ये देखा कि जिन लोगों ने तमीज़ नहीं की हलाल हराम, वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं मगर उनके बच्चे बेइंतहा नाफरमान हैं। मगर जिन्होंने खिलाने में तमीज़ की कि हलाल है तो उनके बच्चे इंतहाई फर्माबरदार हैं। बुनियादी बात। बहुत शुक्रिया रज़वी साहब, जज़ाकल्लाह। नूर रहमानी साहब, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, रौनक इफ्तार में आज हमने वालिदैन के हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से बात की, और ख़ुसूसन इसलिए की, जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा था, ये वो मौजू है जो आपकी हमारी कुल ज़िंदगी का अहाता करता है। इस पर तवज्जो रख के आने वाली ज़िंदगी को संवारा जा सकता है। बिल्कुल संवारा जा सकता है। उन लोगों से पूछिए जिनके वालिदैन नहीं हैं, हमारे हैं, हमें कदर नहीं होती। सिर्फ एक लम्हे के लिए ये सोच लीजिए, कोई शायद ऐसा दिन आए जब आप उनसे दूर हों, वो आपसे दूर हों, तो आप किन किन लम्हात को याद करेंगे कि उसमें आप उनके साथ ये अच्छा सलूक कर सकते थे। कॉलर्स ने हमें कॉल की है, फैट बर्गर के वाउचर्स हम आपको बिल्कुल देंगे। कॉलर्स हम अनाउंस भी करेंगे कि किन किन कॉलर्स ने जीता है, और ये आप देख सकते हैं हमारे पेज पे, रौनक के रमज़ान के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पर, वहाँ पे आप कॉलर्स के नाम भी देख सकते हैं। और आज अभी टाइम हुआ है आपसे इजाज़त चाहने का, इस वादे के साथ कि कल फिर दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।